हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की सेकंड क्लास, जो कि हमारी है सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उनके बारे में आज कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एनी ऑफ ए ड्रग ऑफ वाइडली यूज्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ओरिजिनली आइसोलेटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन फ्रॉम द फंगस सेफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम आर कार्ड सेफेलोस्पोरिन्स। ठीक है, मीन्स कह रहे हैं कि ऐसा एंटीबायोटिक्स का ग्रुप जो कि वाइडली ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपनी एक्टिविटी को शो करता है, और जो कि कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, वो एक फंगस है हमारी, जिसको हम बोलते हैं सेफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम। ठीक है, इस फंगस के थ्रू जो है वो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं एक क्लास ऑफ ड्रग, जिसे बोलते हैं सेफेलोस्पोरिन्स। ठीक है, इतना तो आप जान गए। इसमें कुछ चीज़ें देखो इसमें नोट करने वाली है। पहली तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एंड दूसरी ये सेफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम फंगस जो है उससे मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। द सेफलोस्पोरिन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम सेफलोस्पोरियम स्पीसीज एंड प्रिपेयर्ड सेमी सिंथेटिकली। उनका कहना है कि जो भाई हमारी सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो एक तो भाई सेफलोस्पोरियम जो हमारी स्पीसीज होती है फंगस की, उससे प्राप्त की जाती हैं, और दूसरी सेमी सिंथेटिकली बनाई जाती हैं। अब सेमी सिंथेटिक मतलब ये होता है कि आधी नेचुरल होंगी और कुछ जो है उसमें बनाई जाएंगी, वो भी ह्यूमन मेड के द्वारा। ठीक है, The first chemical compounds of the cephalosporin group were isolated from Cephalosporium acremonium, a cephalosporin producing fungus, first discovered by Guppy Broadju in 1948। ये हमारे साइंटिस्ट थे गुइपी ब्रॉडजू। ठीक है, इन्होंने पहली बार 1948 में पहली एक सेफलोस्पोरियम जो हमारी एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, वो भी किससे? सेफलोस्पोरियम एक्रोमोनियम जो फंगस थी उससे। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री हो गई। अभी देखते हैं इसकी केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ जानने में है नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें दो रिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो राइट वाली रिंग हम देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये हमारी डाई हाइड्रोथायजीन रिंग होती है। ठीक है, जो हमारी राइट रिंग, हमारी राइट वाली रिंग है। ठीक है, और जो हमारी लेफ्ट वाली रिंग है, इसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, इसीलिए हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसे कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाईसाइक्लिक सिस्टम है, जिसमें क्या है, 4 मेंबर की बीटा लैक्टम रिंग होती है जो कि फ्यूज होती है 6 मेंबर डाई हाइड्रोथायजीन रिंग के साथ। ठीक है, और इसका न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस हमारा होता है 7 एमिनो सेफेलोस्पोरोनिक एसिड। ठीक है, 7ACA, ये इसका क्या हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो पहला हमारा हो गया 7 एसाइल एमिनो साइड चेन, जो हमारी ऊपर साइड चेन दी है 7वें कार्बन के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा थर्ड एसिटॉक्सी मिथाइल साइड चेन, और जो हमारा ये थर्ड तीसरे नंबर पे हमारी एसिटॉक्सी मिथाइल चेन दी है, वो वहाँ पे हम कर सकते हैं। एंड हमारा 7वें नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूशन एज 7 पोजीशन, और इसको हम 7 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करके भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ पॉसिबल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, एंड ये वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, और इनका मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 400 से 450 के बीच होता है। ठीक, और ये जो होते हैं ये pH और टेम्परेचर के ऊपर नीचे जो हो रहा है, तो उसमें ये जो है स्टेबल रहते हैं। ठीक है, एंड इनका वही हमने अभी पढ़ा था कि इसका न्यूक्लियस क्या है, 7 एमिनो सेफलोस्पोरिक एसिड होता है, और देयर एक्टिविटी इज नॉट रिड्यूस्ड बाई सीरम। अगर सीरम बनाएंगे तो इसमें इसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ डाई हाइड्रोथायजीन रिंग एंड फ्यूज टू बीटा लैक्टम रिंग, जो हमने अभी आपको बताया था। और इनकी रेंज क्या होती है, तो ये वेरी नेरो से भी इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो हो सकती है, मतलब कि ये किसी बहुत ज़्यादा नेरो हो सकती है। ठीक है, बहुत ही एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क करेगी, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होती है जो कि कई सारे वर्क भी कर सकती है। ठीक है, अब इसके हम न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो 7 एमिनो सेफेलोस्पोरिक एसिड जो इसका न्यूक्लियस है, हैज़ बीन मॉडिफाइड बाई एडिशन ऑफ डिफरेंट साइड चेन्स। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप की साइड चेन्स के द्वारा जो मॉडिफाइड किया जा सकता है, और जब उसको हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक फैमिली बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे हमारे सेफलोस्पोरिन जो हमारे एंटीबायोटिक होती हैं वो बनती हैं। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि हम डिफरेंट टाइप की जनरेशंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आगे हम वही देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स की अकॉर्डिंग टू जनरेशन, अगर जो हम जनरेशन के थ्रू अगर जो उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमारी जो सेफलोस्पोरिन्स होती हैं वो 6 जनरेशन में आती हैं। ठीक है, 6 जनरेशन में आती हैं। ठीक है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट जो होता है वो 4th जनरेशन तक ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो 6 तक कर सकते हैं, लेकिन आप 4 जनरेशन लिखिए तो अच्छा होगा। हमने शायद इसमें 4 तक ही दिया है। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लिएगा। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन जो एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, उसके अंदर दो टाइप की ड्रग्स आती है, जो हमें सारी हैं उसमें 2 टाइप की ड्रग्स ही आती हैं। ठीक है, जिसमें हमारा है पेरेंटल ड्रग्स और ओरल ड्रग। अब आप जानते हैं कि पेरेंटल ड्रग्स वो होती हैं जो हम पेरेंटल रूट के थ्रू लेते हैं, एंड जो ओरल ड्रग है वो ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो पेरेंटल ड्रग्स में हमारे कौन कौन सी आती हैं, सेफाजोलिन होती है, एंड सेफालोथिन आती है, एंड सेफापायरिन आती है, एंड सेफाड्रिन आती है। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारी पेरेंटल फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स होती हैं। अब हमारा सेकंड है ओरल। तो ओरल के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, जिसमें हमारी है सेफालैक्सिन,
सेफाड्रिन एंड हमारा जो है सेफाड्रॉक्सिल। जो हमारा सेफाड्रिन है ये दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं, या तो हम पेरेंटल भी दे सकते हैं और उसको हम ओरल भी दे सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या होती हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं उनके अगेंस्ट में इनका एक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक। और ये जो हमारी जो ग्राम पॉजिटिव कोकाइज होती हैं, स्टेप्टो होते हैं, जो न्यूमो होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक। इन मोडेस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट इकोलाई एंड निमोनिया एंड प्रोटीन मिरेबिलिस्टिक जो होती है इसकी कम एक्टिविटी होती है, ठीक है। हमारी आती है सेकंड जनरेशन की ड्रग्स, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में फिर हमारे वही पेरेंटल और ओरल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो पेरेंटल में होगा सेफामेंडोल एंड सेफोनिसिड एंड सेफाजाइडिन, ठीक है, जाइडिन हमारा सेफोजाइडिन, ठीक है, ये हमारी पेरेंटल ड्रग्स हो गई। अब ओरल ड्रग्स में हमारा आता है सेफाक्लोर एंड सेफुरोक्सिम एक्सेंटिल, ठीक है, ये हमारी कुछ ओरल ड्रग्स हो गई। अब इसका हम देखते हैं कि इसके हमारी क्या है, ठीक है। तो एग्जिबिट सम वाट इंक्रीज एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। जो हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट में ये अच्छी एक्टिविटी दिखाते हैं, बट मच लेस एक्टिव देन थर्ड जनरेशन। जो हमारी जो थर्ड जनरेशन के ड्रग्स हैं उनसे कम एक्टिव होते हैं, ठीक है। लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड बेसिलाई कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स थी, ठीक है, उसमें क्या था कि वो जो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज़्यादा वर्क करती थी, लेकिन जो हमारी सेकंड जनरेशन की ड्रग हैं वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में ज़्यादा वर्क करती हैं, ठीक। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में क्या है कि इसमें पेरेंटल ड्रग्स कौन कौन सी हैं, सेफोटैक्सिम एंड सेफ्रीऑक्सोन एंड सेफ्टाजिडिन एंड सीफोपेराजोन, ठीक है। एंड ओरल ड्रग हमारी आती है सिफिक्सिम, सीफोटैक्सिम एंड सिफेडिनर एंड सिफेडोक्सिम प्रोक्सिटिल, ठीक है, ये ड्रग हमारी हैं, ये थर्ड जनरेशन की ड्रग। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाईली एगमेंटेड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। एंड ऑल आर हाईली रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बीटा लैक्टमेजेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, तो आपको बताएं हम कि जो हमारा वो होता है बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो होता है अपने एंटीबायोटिक से अपनी सुरक्षा करने के लिए वो एक एंजाइम निकालता है जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम, ठीक है, जो कि क्या करता है बीटा लैक्टम रिंग की जो हमारा बॉन्ड्स होते हैं उन पर अटैक करता है, उनको तोड़ देता है, ठीक, जिससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाती है और बैक्टीरिया जो होता है वो बच जाता है। सम मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैव इनहैंस्ड एबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड जस्ट लाइक हमारा होता है सेफ्ट्रायोक्सिन। कुछ इसमें के मेंबर्स जो होते हैं जो कि हमारा ट्रिपल बी जो हमारा होता है ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल देखते हैं तो हमारा होता है सेफ्ट्रायोक्सिन, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में केवल हम पेरेंटल ड्रग्स ही देते हैं, पेरेंटल ड्रग्स ही होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा होता है सिफेपाइम, सिफपिरोम एंड सिफोजोप्रान, ठीक है, ये हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं। अब हमारा आता है फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है सेफ्टोबिप्रोल एंड सेफ्टारोलिन, ठीक है, ये हमारी ड्रग्स होती हैं। एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्पेशली MRSA, ठीक, ये जो हमारा जो कोकस होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन रेसिस्टेंस एस निमोनी एंड इंटेरोकोकाई जो होती हैं इनके अगेंस्ट भी अच्छे काम करती हैं ये फिफ्थ जनरेशन की ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमने इतनी सारी ड्रग्स देखी इनका क्लासिफिकेशन देखा, तो इनका जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक होता है ये कैसा होता है, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पर देखते हैं तो हमारा सबसे पहले आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आता है ओरल और पेरेंटल, ओरल देंगे, ठीक है, या फिर हम उसको पेरेंटल दे सकते हैं, ठीक। फिर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो इसमें हम बॉडी फ्लूइड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ज्वाइंट फ्लू में होता है एंड प्लूरल होता है फ्लूइड में और CNS में होता है, ठीक है, इसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एलिमिनेशन कैसे होता है, तो अनचेंज्ड इन यूरिन, जो अनचेंज होता है वो यूरिन में होता है और हमारा जो रीनल ट्यूबुल्स के द्वारा होता है, ठीक है। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो होती है 1 से 4 घंटे जो होती है, मोस्टली ज़्यादातर यही ऐसी ही 1 से 4 घंटे के बीच में होती है, ठीक है। अब हम देते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है कि ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल वॉल स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ बैक्टीरिया। इनका कहना है कि जो हमारी सेल वॉल का जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई होती है, फिर ऐसे कर सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कि उसकी सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। द फाइनल स्टेप इन सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जिसे हम ट्रांसपेप्टिडेशन कहते हैं,
इज फैसिलिटेटेड बाई ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, ठीक है, जिसे हम PBP पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इस पेप्टिडोग्लाइकन्स जो होते हैं ये इनकी जो सिंथेसिस होती है तो उसमें एक हमारा एंजाइम काम करता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेप्टिडेज, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उसमें बोलते हैं ट्रांसपेप्टिडेशन, ठीक है। तो सेफेलोस्पोरिन्स कम्पिटिटिवली इनहिबिट PBP एज इट मिमिक्स द स्ट्रक्चर ऑफ डी एलानिन लिंक टू विच PBP बाइंड फॉर क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब इसमें सिंपल सी बात अगर जो बोला जाए तो यहाँ पे ये होता है कि जो सेफेलोस्पोरिन्स जो होती हैं ये इनहिबिट कर देती हैं हमारी ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को और उनके स्ट्रक्चर को मिमिक करती हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारा होता है, ये हमारा होता है डी एलानिन का लिंक होता है, वहाँ पे जाके बाइंड कर लेती हैं, ठीक है, और वो क्रॉस लिंकिंग जो होती है उसको इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। एज इट डिसरप्टिंग द क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस द सेल वॉल विल लूज द स्ट्रेंथ एंड विच रिजल्ट इन सेल लाइसिस, ठीक है। जैसे हमने बताया कि ये जो होता है क्रॉस लिंकिंग जो होती है उसको, उस प्रोसेस को जो इनहिबिट कर देते हैं और डिसरप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो उसको प्रॉपर एक स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, वो लूज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसमें ऑस्मोसिस होता है, ठीक, इंडो ऑस्मोसिस होता है, जिससे क्या होता है सेल जो है वो स्वेल करती है और वो सेल लाइस हो जाती है, ठीक, लाइसिस उसकी हो जाती है। अब इसको देखते हैं, आप सिंपल वे में अगर लिखना चाहें मैकेनिज्म तो सबसे अच्छा मैं तो कहूँगा आप यही इस डायग्राम को, यही इस फ्लो चार्ट को लिख के आएगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें सेफेलोस्पोरिन जो हमारी ड्रग्स होती है, ठीक है, जो हमारी एंटीबायोटिक है वो क्या करती है, वो एक्ट एज ए ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, इनहिबिट द ट्रांसपेप्टिडेज रिएक्शन। फिर क्या करती है, ब्लॉक पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस, पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगी। फिर एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलाइटिक एंजाइम। अब इसमें क्या होता है, ऑटोलाइटिक एंजाइम ये होते हैं कि ऐसे एंजाइम जो कि जो हमारी सेल वॉल है उसको लाइसिस करें, ठीक, लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, उसके तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑटोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, उनको एक्टिवेट कर देंगी। एंड इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, सेल एक्सप्लोडेड एंड लाइज्ड, जिससे कि हमारी सेल जो होगी वो लाइज्ड हो जाएगी, और डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएगा, ठीक। इसका इंडिकेशन क्या है, ठीक है। तो इंडिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हमारी UTI है तो दे सकते हैं, इन्फेक्शन ऑफ गट है, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर बॉयल एब्सेसिस है, प्रोफाइलैक्सिस इन सर्जरी है, या फिर बिलियरी सेप्सिस है, एंड पर्सन एलर्जिक टू पेनिसिलिन है, ठीक। तब हम ये सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स को दे सकते हैं। इंडिकेशन मीन्स उसके यूज़ होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब हमारा दूसरा हमारा आता है मेनिंजाइटिस में दे सकते हैं, गुनेरिया में दे सकते हैं, इन्फेक्टेड बर्न्स में जैसे जल जाते हैं ना तो उसमें दे सकते हैं, ठीक है, जो और हमारा सेप्टिसेमिया में दे सकते हैं, स्प्रिन न्यूमेनिया में दे सकते हैं, मिक्स्ड इन्फेक्शन जो होते हैं, एंड टॉन्सिलिटिस जो होता है उसमें दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद नोन हाइपर सेंसिटिविटी टू सेफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन। मीन्स ऐसे पेशेंट जिनको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, वो भी किससे, सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन से, ठीक, उनको हम नहीं देते हैं। और ऐसे पेशेंट जो कि हमारे जिनके रीनल फेलियर हो, या फिर हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो, रिमेटिक फीवर हो, या फिर लैक्टेटिंग पेशेंट जैसे हो तो उनको नहीं देते हैं। अब लैक्टेटिंग पेशेंट क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे पेशेंट जो प्रेगनेंसी के बाद होते हैं, ठीक है, उनको नहीं देते हैं, ठीक है। एनारोबिक इन्फेक्शंस होते हैं उनको नहीं देते हैं, और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। तो इसमें यहाँ पे हमारी जो हमारी सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक थी वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से पढ़िएगा, और इसके नोट जो है हम टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।